This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हर, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जो उपस्थित है, हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम लोग ऋणी हैं, जिनकी वजह से, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण, जिनके ज्ञान की उष्मा के कारण, ज्ञान ऊर्जा के कारण हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये थेरेपी और उनका इंस्टीट्यूट इस ऊंचाई पर है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके
आस पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों, परिवारजनों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग मानव शरीर विज्ञान पर जो BHV है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और सेमेस्टर 3 में हम लोग अभी काफी चर्चा कर चुके हैं। चैप्टर 14 अब 12 में हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 14 जो इंटीग्रेटरी सिस्टम है, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं स्किन सिस्टम, तो उसको हम चर्चा कर रहे हैं। पुनः पूर्वा बहती जी का स्वागत है और हम लोग क्लास हैंड ओवर कर रहे हैं। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। सर क्लास स्टार्ट करें? सर क्लास स्टार्ट करें? जी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटरी सिस्टम। इंटीग्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है प्रोटेक्टिव लेयर जो दूसरी चीजों से हमको बचाए। ये जनरली इसको, वैसे तो नाम साइंटिफिक नेम है इंटीग्रेटरी सिस्टम, बट अपन लोग इसको स्किन के नाम से जानते हैं। जो भी कवरिंग होती है ये बहुत जगह होती है। अपनी शरीर की स्किन अपन को कवरिंग पता है, लंग्स की कवरिंग हम प्लूरा बोलते हैं, हार्ट की कवरिंग को हम वो पेरिकार्डियम बोलते हैं। ऐसा हमको सब कुछ की, सब ऑर्गन्स की अपनी कवरिंग होती है और अपनी खुद की स्किन एक बॉडी की कवरिंग है, दैट इज स्किन। तो हम स्किन के बारे में अब बेसिकली आज स्किन जो कवरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन्स की इंडिविजुअल कवरिंग के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे। तो ये जो स्किन है ये दो पार्ट्स, तो इसके स्किन जो है आज अपनी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि हेड से लेकर टो तक पूरे शरीर को स्किन ने कवर किया हुआ है। तो इसलिए आज की तारीख में मतलब स्किन को सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। और जो स्किन है इसकी थिकनेस सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन बहुत पतला है। 0.1 mm 0.1 mm से 4 mm तक की इसकी थिकनेस होती है। सोल पे ज्यादा होती है, पाल्स पे ज्यादा होती है, लिप्स पे बहुत कम होती है। इसलिए हमारे लिप्स जो होते हैं पिंक कलर के दिखते हैं, ब्लड वेसल्स उसमें से दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। स्किन जो है इसके दो लेयर्स को कंसिडर, इसको दो लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होता है वो होता है, एपिडर्मिस जो लेयर होता है वो होता है ऊपर वाला लेयर जो सुपरफिशियल होता है, जिसको हम सुपरफिशियल समझ सकते हैं, वो है एपिडर्मिस। लेकिन ये स्किन जो है, इसके स्किन के अलावा ये जो हमारा जो इंक्यूबेटरी सिस्टम है इसमें स्किन भी कंसिडर किया जाएगा, हेयर्स भी कंसिडर किए जाएंगे, नेल्स भी कंसिडर किए जाएंगे, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बेसिकली सबसे बड़ा क्या है, स्वेट ग्लैंड्स जो है, जो पसीने जिससे हमको निकलता है वो है। तो इसको हम कंसिडर इसमें करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मिस को पढ़ेंगे। एपिडर्मिस जो है 1/3 ऑफ द मिलीमीटर। आप सोच सकते हैं मिलीमीटर का मतलब क्या होता है। मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, उस 10 का भी 1/10वां पार्ट, इतना पतला होता है एपिडर्मिस। लेकिन इसमें 4 तरीके के सेल्स हमको मिलते हैं एपिडर्मिस में। इसके भी इतने पतले के भी 5 पार्ट्स भी डिवाइडेड है। हम उनको थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे एक बार, फिर वापस से रिकॉल करके दोबारा समझेंगे। तो ये जो एपिडर्मिस है, सर आप वो फोटो निकाल देंगे एपिडर्मिस वाली। एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं वो, हाँ ये देखिए एपिडर्मिस, ये लेयर्स हैं। अब इनमें सेल्स हैं, हम उनके बारे में बात करके समझेंगे इनको। देखिए एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं क्रेटिनोसाइट्स होते हैं। सबसे 90% ऑफ द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ क्रेटिनोसाइट्स। क्रेटिनोसाइट्स का क्या होता है, प्रोटीन निकालता है क्रेटिन। क्रेटिन जो होता है ना वो स्किन को थोड़ी थिकनेस देता है, थोड़ा थिकनेस देता है और टफ एंड स्केली स्केयर देता है। मतलब अब आप स्किन को टच करोगे ना स्मूथ होती है, लेकिन कभी जब स्मूथ तो होती है, लेकिन कभी देखा है बारिश सर्दी में किसी में वो दरदरी सी हो जाती है, वो स्केरी जो होता है वो, ताकि वो स्टिफ रहे, वो जो देता है वो क्रेटिनोसाइट्स देता है। वो 90% होता है और वाटर रेजिस्टेंट बनाता है अपने बॉडी को, स्किन को। दूसरा होता है 8 to 9%, दैट इज मेलेनोसाइट्स। सॉरी सर, इसको बंद कर दें। इसको जरा पहले थोड़ा देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए इसको। इसको जब वो जर्मिनेटिव नीचे वाला जर्मिनेटिव होगा
आप इसको वो देख तो मैं जब देखो। लेयर्स दिखाऊंगी ना तब बात वापस से चाहिएगा, ये जर्मिनेटिव में बहुत सारे लेयर्स आएंगे ना, अभी सेल्स के बारे में 5 मिनट आता कि फिर ये समझाना पड़ेगा ना लेयर्स, तब चाहिए ये ना। दूसरा नंबर होता है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स जो होते हैं एक पिगमेंट मेलेनियम निकालता है। देखिए स्किन के कलर दो चीजों से डिसाइड होता है, एक तो मेलेनियम होता है जो मेलेनोसाइट्स निकालता है, दूसरा लीवर में एक होता है पिगमेंट, वो लीवर में एक पिगमेंट निकलता है जिससे भी कलर होता है, वो पिगमेंटेशन के लिए जो कलर यूज होता है, जो जिससे जनरली बालों में कलर आता है, वो दो कलर से स्किन का कलर डिसाइड होता है। तो ये मेलेनियम जो होता है वो मेलेनोसाइट्स मेलेनियम निकालता है, जो एक पिगमेंट होता है, जो उसका काम क्या होता है, वो हमारे को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। तो अगर ये पिगमेंट मेलेनियम नहीं होगा तो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से नहीं बचेगा। ये इसमें एक बीमारी भी होती है, अगर जिसके आपने कभी देखा है किसी के आईब्रोज वगैरह सब व्हाइट होती है, स्किन एकदम व्हाइट होती है, और वो हल्का सा भी धूप में जाएंगे तो उनको, हल्का सा भी धूप में जाते तो एकदम रेड हो जाते हैं। तो वो होता है, उसको बीमारी को नाम मिलता है, अपनी बुक में भी उसका नाम दिया हुआ है, सेकंड में एल्गेरिज्म। इस बीमारी का नाम होता है एल्गेरिज्म, जिसमें मेलेनोसाइट्स कम होते नहीं होते या कम होते हैं, उसके कारण वो लोग धूप में नहीं जा पाते क्योंकि उनको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तीसरा होता है लंगर एंड सेल्स। लंगर एंड सेल्स वो होते हैं बिकॉज स्किन इज आउटर कवरिंग, तो बेसिकली स्किन हमको पैथोजन से बचाती है। तो ये जो पैथोजन से बचाने का काम होता है ये लंगर एंड सेल्स करते हैं, ये 1% होते हैं। और जो फोर्थ नंबर के सेल्स होते हैं, देखिए मैं आपको फोर्थ नंबर जो सेल होता है मर्कल सेल्स होते हैं, मोर देन लेस देन 1%। ये सेंसेस को क्रिएट करते हैं, टच का जो सेंस होता है उसको भी ये करवाते हैं मर्कल सेल्स। लेकिन अब मैं एक चीज बताती हूँ, अब हम अपने इस एपिडर्मिस के बारे में समझेंगे। ये मैंने आपको इसमें जो 4 तरह के सेल्स होते हैं इनको बताया, 4 तरीके के सेल्स हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला होता है केटेनोसाइट्स 90%, जो स्किन को टफ, स्केली और वाटर रेजिस्टेंट बनाता है, मतलब टफ बनाता, थोड़ा सा टफ बनाएगा, स्केली और वाटर रेजिस्टेंट बनाएगा। मेलेनोसाइट्स 8% पिगमेंट मेलेनियम निकालता है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। इसकी डेफिशिएंसी होने से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एल्गेरिज्म। तीसरी नंबर होते हैं लंगर सेल्स, दैट इज लेस 1%, वो पैथोजन से हमको बचाता है, जो बाहर के इंसेक्ट्स अगर हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेंगे वाया स्किन तो वो उसको इनगल्फ करके उनको खत्म कर देता है। चौथा होता है मर्कल सेल्स, जो सेंस ऑफ टच को समझता है। अब लेकिन अब ये समझिए कि ये जो एपिडर्मिस होता है ना, इसमें क्योंकि आपको मैंने बताया 1/3 ऑफ द 1 मिलीमीटर, तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो ये ना इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं ना नर्व्स होते हैं। इस जो एपिडर्मिस के नीचे लेयर होती है डर्मिस, उधर होते ब्लड वेसल्स और उधर होते नर्व्स। तो उसके जो ब्लड वेसल्स आते हैं, उसके ब्लड वेसल्स से जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफ्यूजन मेथड से एपिडर्मिस में आता है, और एपिडर्मिस से उसके सेल्स को वो न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, क्योंकि उसमें इटसेल्फ एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, ना ब्लड वेसल्स है तो ना नर्व्स है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए जो मर्कल सेल्स हैं ये सेंसरी और सेल्स हैं, तो इसलिए ये एपिडर्मिस के सबसे नीचे वाली लेयर पे एक रिंग बना के रहते हैं, ताकि जो नर्व्स, जो एपिडर्मिस लेयर पे जो नर्व्स हैं उनको ये सेंसर्स दे पाए, ताकि वो नर्व्स और सेंसर्स को ब्रेन तक पहुंचा पाए। इसलिए आप ये समझ लीजिए मर्कल सेल्स हमेशा एपिडर्मिस के बॉटम पे मिलेंगे, सबसे बेस, मतलब सुपरफिशियल टू डर्मिस लेयर, जस्ट बिलो, जस्ट एट द लेवल ऑफ एपिडर्मिस लेयर आपको मर्कल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम सर अब वो फोटो खोलेंगे तो मैं सारी लेयर्स समझाने वाली है। अब ये जो एपिडर्मिस है इसके 2 पार्ट्स हैं, जर्मिनेटिव लेयर्स और हॉरेरी लेयर्स। अब देखिए, अब आपको ये वापस से एक बात बताती हूँ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एपिडर्मिस जो है मतलब 1/10 ऑफ द 1 मिलीमीटर, बट स्टिल ये एपिडर्मिस को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 5 पहले 2 लेयर है और अल्टीमेटली 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है एपिडर्मिस को, फिर भी 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो फर्स्ट जो 2 लेयर्स होती है उनको हम जर्मिनेटिव लेयर बोलते हैं। जर्मिनेशन का मतलब सबको पता है, कुछ चीज का प्रोडक्शन होना। तो ये जो जर्मिनेटिव लेयर है इसमें ये जो 5 मैंने आपको जो चारों सेल्स बताए थे, इनका प्रोडक्शन जनरली यहाँ पे हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का लास्ट स्टॉप है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स सब यहाँ तक
सबसे ज्यादा अगर हम हाईलाइट समझे तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप इसमें देखें तो मर्कन सेल्स देख रहे हैं आपको सबसे नीचे दिख रहे हैं, और जर्मिनेटिव सेल्स में ये जो सेल्स है थोड़े बड़े हैं, देखिए सबसे बड़े, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हुए तो सबसे हेल्दी पोजीशन में यहाँ पे सेल्स है। अब यहाँ पे जो अब जर्मिनेटिव लेयर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, स्टेंडम बसाला और स्टेंडम स्पिनोसम। हम देखते हैं स्टेंडम बसाला जो होते हैं ना, उसमें 3 तरीके के सेल्स आपको जनरली मिलेंगे, बाकी तो सभी होंगे। देखिए सेल्स सारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो एज पर देयर काम अपने अपने लेयर्स पे जाके असेंबल हो जाएंगे, प्रोड्यूस होके अपने जहां पे उनका काम है उस लेयर पे जाके वहां पे वो अपना एक लेयर बना लेते हैं जनरली। तो प्रोडक्शन सारा यहीं पे हो रहा है, लेकिन जो यहीं पे टिक जाएंगे वो 3 सेल्स है। पहला तो मैंने आपको बताया मर्कन सेल्स जो सबसे बॉटम पे रहेंगे, बिकॉज उनको नर्व सेल्स अपना सेंसेशंस भेजने ब्रेन तक, तो नर्व्स वहां पे है, इसलिए मर्कन सेल्स तो वहीं पे मिलेंगे। दूसरा है मिलेनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स यहीं पे होते हैं। और तीसरा होता है क्रिटेनोसाइट्स। क्रिटेनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स ऐसे होते हैं लेकिन उसमें कुछ स्पाइक्स निकले हुए रहते हैं, मतलब ये कुछ अपने प्रोजेक्शंस निकाल के रखते हैं, ये क्रिटेनोसाइट्स। फिर सेकंड होता है स्टेंडम स्पिनोसम। अब देखिए स्पिनोसम का रिलेशन मैं आपको समझाती हूँ, इसका नाम क्यों रखा है। जो लंगर सेल्स मैंने बताए थे, क्रेटेनोसाइट्स जो है, एक सेकंड, क्रेटेनोसाइट्स जो स्टेंडम मसाला में हमने 3 सेल्स कौन से देखे, क्रेटेनोसाइट्स क्रेटेनिन पिगमेंट निकालता है जो स्कैरी बनाता है स्किन को। दूसरा मिलेनोसाइट्स मिलेनम निकालता है। मर्कन सेल्स सेंसेशंस क्रिएट करते हैं। अब है स्टेंडम स्पिनोसम। स्पिनोसम में कौन से मिलेंगे, लंगर सेल्स। लंगर सेल्स आर प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर द स्किन, जो अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं। लेकिन जो इधर इस स्पिनोसम में क्या होता है ना, केटेनोसाइट्स के जो मैंने बताया ना प्रोजेक्शंस, इनके प्रोजेक्शंस बढ़ के ऊंचे होके स्पाइंस के जैसे, स्पाइंस होते हैं ना लंबी लंबी स्पाइंस जैसे, वैसे आके इस लेयर पे घूम फैल जाती है। देखिए थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी, ये कुछ कुछ एक डंडे से दिख रहे हैं ना, ताकि वो सब सेल्स को बचा के रख पाए थोड़ा सा अपने पास, मतलब एक नेट बना ले, और ताकि वो इधर उधर हिले नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन को रोक ले, और वो सबको होल्ड टुगेदर करे, फ्रिक्शन नहीं, और एक दूसरे से लड़े नहीं और भिड़े नहीं। इसके लिए वहां पे स्पाइंस बने हुए रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली एडजस्ट होके रह पाए, ठीक है। अब तीसरा होता है, अब ये 2 सेल्स ये हो गए। यहाँ पे बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन एक ही है कि जो जर्मिनेटिव जोन है, यहाँ पे सेल्स हेल्दी पोजीशन में पैदा होते ही, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 4 तरीके के सेल्स से 3 नीचे मिल गए, बस स्टेनम बसाला में मिल गए, एक जो बचा था स्टेनम स्पिनोसम में मिल गया। तो यहाँ पे पैदा होते ही सेल है, इसलिए जर्मिनेटिव सेल है। अब दूसरा लेयर जो है हॉरेरी लेयर, इसमें 3 लेयर्स है। हॉरेरी लेयर इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व सेल्स नहीं है, दोनों नहीं है। तो न्यूट्रिशन कहाँ तक आया है, एपिडर्मिस, दैट इज हम अगर एज्यूम करें तो स्टेनम बसाला तक हमारे पास न्यूट्रिशन आ रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा न्यूट्रिएंट्स ऊपर पहुंचने की क्वांटिटी कम हो रही है। तो अब जब ये मैं स्टेनम ये जो है हॉरेरी लेयर जो है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स कम आने लग रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स थोड़े डेड होते जा रहे हैं। अब वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को खो के, देखिए इसके बाद जो कि ऊपर की 3 लेयर्स में ना, ये जो सेल्स है थोड़े पतले होते जा रहे हैं। थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है तो पतले होते जा रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, तो उनकी थोड़ी लाइफ कम होती रही, इसलिए इस लेयर को हॉरेरी लेयर बोला जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेनम ग्रेन्यूलोसम, ये जो होता है, एक सेकेंड, ग्रेन्यूलोसम, ये इसमें जो होते हैं, इसमें केटेनोसाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे भी देखिए सेल्स अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। केटेनोसाइट्स जो होते हैं ना, वो वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इनके जो उसमें है ना, ये वाला नहीं, तेरे जो डेस्क पे पड़ा वाला थे स्केच पेन, इसमें जो होते हैं ना केटेनोसाइट्स वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मैंने कहा था स्केली बनाते हैं, स्किन को स्टिफ बनाते हैं,
वो बना रहे, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि स्किन को वो मिल सके, मतलब एक तो स्टिफनेस मिल पाए और उस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, ताकि वो जो उसका मॉइस्चर वगैरह ज्यादा जा नहीं पाए, वाटरप्रूफ बन जाए स्किन को, और स्किन ड्राई जो होती है वो वाटरप्रूफ बन जाए। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, मैंने कहा था ये सेल्स धीरे धीरे मरने लग रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स डेथ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए देखिए मैंने कहा स्टेनम स्पाइनोसम, बिकॉज यहाँ पे स्पिनोसम स्पाइक्स करके क्रेटिनोसाइट्स के स्पाइक्स आए हुए हैं, इसलिए स्पिनोसाइट्स। यहाँ पे क्रेटिनोसाइट्स के सेल्स में ग्रेन्यूल्स जैसा कुछ बन रहा होता है, जिसको वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिससे वो लेयर बनती है वैक्सी लेयर, ताकि स्किन को प्रोटेक्शन मिल सके। इसलिए इसका नाम हो गया ग्रेन्युलोसाइट्स, बिकॉज इसके सेल्स में ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं। अब आता है स्टेनम ल्यूसिडम। ल्यूसिडम में क्या होता है, ये जो क्रेटिनोसाइट्स और बाकी सेल्स, देखिए ज्यादा बात क्रेटिनोसाइट्स की इसलिए हो रही है क्योंकि 90% क्रेटिनोसाइट्स। तो ये जो क्रेटिनोसाइट्स है ये खत्म होने लगते हैं, ये ऑलमोस्ट मर जाते हैं, लेकिन ये मरते लेकिन जाते नहीं है, मतलब एक लेयर बना लेते हैं अपनी। ये लेयर इसलिए बना, देखिए भगवान की करिश्मा है, पॉइंट मतलब 1/3 mm है, लेकिन शरीर को बचाने के लिए मतलब जितनी मिनिमम जरूरत थी ना, भगवान ने उतनी चीज यूज करी। उधर भी एक लेयर बना देंगे अपनी, ताकि नीचे के जो सेल्स है उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे, और वो अपनी डेड की भी एक लेयर बना लेते हैं, और वो नीचे वाली बाकी जो जिंदा सेल्स है उनको प्रोटेक्शन देते रहते हैं। फिर उसके नीचे आता है स्टेनम कॉर्नियम। स्टेनम कॉर्नियम में क्या होता है, एक्चुअली सेल्स एकदम मर चुके हैं। देखिए वो, अब देखिए पहला सेल का सेल ये था, फिर धीरे धीरे ऐसे पतला हो, फिर ऐसे पतला हो, अब एकदम पतला हो गए, उनके न्यूक्लियस, उनके अंदर से न्यूक्लियस निकल चुका है, वो एकदम मर चुके हैं, और वो धीरे धीरे शेड ऑफ होते जा रहे हैं, वो हटते जा रहे हैं, और जो नीचे से जो वापस से है, ये एक साइकिल चलता जा रहा है। नीचे के सेल्स धीरे धीरे ऊपर आ जा रहे हैं, ऊपर वाले शेड हो रहे हैं, ये साइकिल ये चलता जाता है। अब इसमें जर्मिनेटेड लेयर में या एपिडर्मिस में किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आगे चले, एपिडर्मिस में किसी को कुछ पूछना है? कर दो, थोड़ा सा समझ नहीं आया मैं बिल्कुल भी। क्या समझ, मतलब मैं वापस से क्या समझ आपको? सेल जैसे के ये बगे दो जोन है ना, तो एक्चुअली मैं समझ जो नहीं आया। समझाऊं बेसिकली आपको, सेल्स तो समझ में आया ना, सेल का किस सेल का क्या काम है, हाँ जी, हाँ जी। किस सेल का क्या काम है वो समझ में आया, या वो भी समझाऊं वापस? मैडम कुछ नहीं समझ आया मुझे तो। एक्चुअली पता है, एक बात बताऊं, 4 तरीके की, तीसरे 4 तरीके के सेल, 5 तरीके की लेयर्स। मैं एक बार समझाती हूँ, लेकिन आप वापस से वीडियो देखेंगे तभी थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि आप समझिए 4 सेल, और देखिए वैसे समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए समझेंगे नहीं तो काम नहीं बैठेगा। मैंने आपको बताया 4 तरीके के सेल्स हैं, ठीक है? अब कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। 4 तरीके के सेल्स है, क्रेटिनोसाइट्स, सबसे ज्यादा क्रेटिनोसाइट्स है। उनका काम क्या है, अब कुछ प्रोटेक्शन करते हैं जिससे वाटर रेजिस्टेंट बन जाए, वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे वाटर रेजिस्टेंट बन जाए, टफ बनाती है अपनी स्किन को, क्योंकि वैक्स थोड़ा सी टफ ही होती है ना, टफ बनाती है स्किन को, और स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए, स्केली प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब थोड़ा सा टफ बना देती है स्किन को, ठीक है? दूसरी मिलेनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स तो समझ में आ गया कि मिलेनियम पिगमेंट बनाती है, जिससे हमारे कलर में, स्किन में कलर आता है। जो व्हाइट लोग होते हैं उनमें वो मिलेनियम नहीं होता है, और वो ये जो मिलेनियम है वो अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सूरज की किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे हम वो काले हो जाते हैं, बोलते हैं ना पॉइजनस होती है, उससे हमको मैम ये बचाती पिक्चर है। किसमें है, ये पिक्चर काहे पे है? ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है दीदी, अच्छा, ओके बुक ओके। में भी है, लेकिन ये बुक पिक्चर में है, बुक में है। बुक में है, कलरफुल नहीं है, लेकिन ये रही बुक में। 212 पेज नंबर पे BHB। अच्छा ठीक। बुक में भी है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है पेज फोटो, ठीक है? तीसरी है होती ना, है, काफी कलरफुल है ना, तो इसलिए वो ज्यादा समझ आ दिखती है, समझती है। हाँ हाँ, बुक में कलरफुल, इसलिए मैंने गूगल से कलरफुल ढूंढ के निकाली। और इसमें क्या है ना, बुक में नीचे वाली एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर्स हैं, मैंने सिर्फ एपिडर्मिस निकाल रखी है अभी, इसलिए भी फर्क है, ठीक है? तीसरी लंगर एंड सेल्स,
पैथोजेंस को बचाते हैं, बाहर के बैक्टीरिया से अपने आप को बचा रहे हैं। चौथा है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स का काम क्या होता है कि वो हमको कोई छू रहा है, वो सेंसेस ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, ये 4 काम हुए, 4 सेल्स के 4 काम हुए। लेकिन अब एक चीज समझिए कि यहाँ पे ना एपिडर्मिस में ना ब्लड वेसल्स है ना नर्व्स है, इसलिए मर्कल सेल्स को सेंसेस पहुंचाने के लिए किसको सेंस भेजना पड़ेगा? नर्व्स को। तो वो एपिडर्मिस का सबसे लेयर, नीचे वाला लेयर जहां पे नर्व्स का पहुंच है, वहां मतलब जहां तक नर्व्स आएगी वहां पे अपनी एक लेयर बना लेंगे, ताकि वो नर्व्स को बता पाए कि भैया मुझे किसी ने छुआ है या मुझे कुछ हुआ है, तो आप जाके ब्रेन को बोल दो मुझे ये हुआ है। इसलिए वो सबसे नीचे लेयर बनाते हैं। ठीक है, अभी चारों सेल का सारे सेल्स के काम समझ में आ गए? बोलिए प्लीज, तो आगे बढ़े। हाँ जी मैम, ठीक है। अब हम जी बात मैम। अब ये क्या होता है, ये सेल हो गए। अब ये सेल भी हमारे एपिडर्मिस में 4-5 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एपिडर्मिस इतना छोटा होते हुए भी उसमें 5 लेयर्स है। अब ये सेल्स हैं, इनको प्रोडक्शन तो होना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस हो ही रहे होंगे। ये अंदर से शरीर में कहीं और से प्रोड्यूस होके नहीं आ रहे। ये सेल्स हमारी स्किन पे ही प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहली लेयर होती है जर्मिनेटिव लेयर। जर्मिनेशन मीन्स अब सीड्स को जर्मिनेट करते हैं ना, कुछ उगाने के लिए। जर्मिनेशन मीन्स उगना, मतलब कुछ प्रोड्यूस होना। तो सबसे पहली होती है जर्मिनेटिव लेयर्स। ठीक है, जर्मिनेटिव लेयर में सेल्स एकदम सबसे हेल्दी होंगे। ठीक है, जर्मिनेटिव में आप ये समझिए सेल्स सबसे हेल्दी पोजीशन में जर्मिनेटिव लेयर्स में, क्योंकि वो वहां पे बस पैदा होते ही आए हैं। तो पैदा यहाँ पे जर्मिनेटिव लेयर्स पे हो रहे हैं, क्योंकि अब जर्मिनेटिव लेयर्स के जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स है और न्यूट्रिएंट्स है, तो वो वहां पे इजीली प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो वहां पे, इसलिए वहां पे प्रोडक्शन होता है। अब जर्मिनेटिव लेयर्स में जो होते हैं उसके भी 2 पार्ट्स है, स्टेनम बसाला और स्टेनम स्पिनोसम। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स है ना, इनको ज्यादा बहुत समझने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट्स इसलिए बताए गए हैं कि कौन से लेयर पे कौन सा सेल आके टिका और कौन से लेयर पे सेल क्या काम कर रहा है। बाकी इतनी सी है, लेकिन इसको बस इतना बताया कि जो 4 लेयर्स का 4 तरीके के सेल है, कौन सा कहाँ कुछ लेयर पे बैठा हुआ है। जैसे एक के ऊपर एक ऐसे बैठे रहते हैं वो लोग, और अपनी जगह पे आके अपना अपना काम करने लग जाते हैं, इसलिए ये लेयर्स है। बाकी ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। बेसिकली फर्क इतना होता है कि ऊपर जाते जाते ये सब, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जैसे जैसे खत्म होने लगते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा, तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि या हीट भी ठंड ऊपर बढ़ती जाती है ना, क्योंकि हीट सबसे पहले जमीन पे आ रही है, ऊपर जा रहे तो हीट कम होती जा रही है, इसलिए पहाड़ों पे बर्फ रहती है क्योंकि हीट नहीं है। इन द सेम वे न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं जा रहे तो वो सेल धीरे धीरे खत्म, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे और खत्म होके शेल्फ बाहर निकल जाते, गिर जाते हैं बाहर। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली जर्मिनेटिव लेयर में सारे सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। चारों सेल्स बंद जर्मिनेटिव लेयर पे रहे, क्योंकि वो वहां पे प्रोडक्शन का सोर्स है। उधर होते हैं जो अब पैदा हो गए, अब उनको अपनी अपनी जगह पे भी जाना है। सब एक ही जगह टिकेंगे तो भीड़ हो जाएगी वो एक ही लेयर पे सारी, भी अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने अपने लेयर्स पे जाके अपना अपना काम करने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला होता है स्टेनम बसाला। इधर मैंने सबसे पहले आपको अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले, जो कि मर्कन सेल्स है वो सबसे नीचे रहेंगे, क्योंकि उनको अपने सेंसेस नर्व्स को देने, जो एपिडर्मिस डर्मिस लेयर पे है। तो स्टेनम बसाला मर्कन सेल्स सबसे नीचे आ जाते हैं। और फिर बाकी क्रिटेनोसाइट्स, क्योंकि क्रिटेनोसाइट्स का जो नंबर है वो 90% है, वो बहुत ज्यादा है, तो वो बस स्टेनम बसाला पे टिक जाते हैं। और सेकंड नंबर देखिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? क्रिटेनोसाइट्स की, सेकंड नंबर मेलेनोसाइट्स की। ये दोनों स्टेनम बसाला पे जाके टिक जाते हैं और यहाँ पे ये लोग रुके रहते हैं। और ये जो फिर आता है स्टेनम स्पिनोसम। स्पिनोसम में क्या होता है? स्टेनम बस ये क्रिटेनोसाइट्स के ना स्पाइक्स, मतलब कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे कुछ कुछ निकले रहते हैं, जो जाके हर सेल को बांध के रखते हैं, ताकि वो एक दूसरे से भिड़े नहीं, फ्रिक्शन नहीं क्रिएट हो, और जबरदस्ती की अननेसेसरी हीट या कुछ नहीं हो, एक प्रॉपर कोटिंग बनी रहे। क्योंकि 4 तरीके के सेल्स हैं, कुछ हिलेंगे कुरेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए उनको बांध के रखने के लिए क्रिटेनोसाइट्स के कुछ कुछ फाइबर्स टाइप का कुछ निकले रहते हैं। वो लिंक और स्टेनम स्पिनोसम में लंगरन सेल्स मिलेंगे आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, इन दोनों लेयर्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना?
इसको थोड़ा समाप्त कर दें इसको। यस सर प्लीज। ऐसा है, आप लोग बहुत कंफ्यूजन में मत रहिए। ये थोड़ा सा किताब में जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़िएगा और इसके बाद ये सुनिएगा। देखिए दो लेयर है नीचे की, जिसको हम लोग डर्मिस माने सबसे नीचे, ईपी माने होता बाहरी, तो एपिडर्मिस की बात हम लोग कर रहे हैं। एपिडर्मिस में 5 लेयर की बात की जा रही है। अभी डर्मिस हम लोगों ने बताया नहीं है। डर्मिस नीचे की 2 लेयर होंगी, तो ये 7 लेयर टोटल हो गई। तो हम लोग बांट रहे हैं इसमें बीएचबी में 2 तरह से। एक हम लोग बांट रहे हैं नीचे की लेयर, उसको 2 लेयर में बटी हुई है, ऊपर की लेयर 5 लेयर में बटी हुई है। अब जैसा कि बताया, ऊपर की लेयर हम लोग एपिडर्मिस, ईपी माने बाहर, एपिडर्मिस माने, डर्मिस माने स्किन, तो ईपी माने बाहरी स्किन। तो बाहरी स्किन की जो 5 लेयर है, तो हम लोग खुद जानते हैं कि ऊपर वाले में जैसे आएंगे तो यही हमारी अगर स्किन निकलती तो इसी से निकलती है। इसलिए उस समय जो स्ट्रेटम कोर्नियम लिखा, स्ट्रेटम माने स्तर, स्ट्रेटम माने हिंदी में आप समझ लीजिए स्तर, जो समझ स्तर, तो एक स्तर। कॉर्नियम सबसे कठिन वाली होती, सबसे हार्ड यहीं पर ऊपर हो जाती है, और इसी में शेड ऑफ होता है। शेड ऑफ माने स्किन निकलती जाती, कभी कभी स्किन निकलती ना, याद करिए, तो स्किन निकलती तो इसी में निकलेगी, ऊपर वाले में सबसे हार्ड होगी, डेड सेल के रूप में होगी। अगर निकलेगी भी तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, अदरवाइज और कहीं खाल नोचेंगे तो दर्द होगा, यहाँ पर इस खाल में दर्द नहीं होगी। तो स्ट्रेटम कोर्नियम सबसे ऊपर होगी, फिर उसके नीचे स्ट्रेटम लूसिडम होगी। ये बिल्कुल मतलब कोई कलरलेस, रंगहीन होगा, और ये एक पिगमेंट जो भी होगा वहां पर कलरलेस होगा। इसके नीचे ग्रेनुलोजम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही अब ये ग्रेनुलोजम इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे 2 लेयर आएंगी। देखिए जिसको पूर्वा मैडम ने कहा है बेसेल सेल, बेसेल माने बेस माना, यानी एपिडर्मिस के ऊपर एक बेस बना हुआ है, और ये यहाँ से लेयर्स मेलेनिन, ये जब ये पूरा जो जोन है जर्मेटिव जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसमें क्या है, इसमें नॉट ओनली के सेल्स डेवलप करेंगे, बल्कि इसी में सारा मेलेनिन, ये मेलानोसाइट जो आपका कलर मिलेगा इसी से मिलेगा। तो यानी ये जर्मिनेटिव जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और ये 3 लेयर में आती है। बेसेल माने बिल्कुल बेस में, उसके ऊपर प्रिकल सेल लेयर जो बता रही है वो, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेटम बेसेल और स्ट्रेटम स्पिनोजम। तो स्पिनोजम इन दोनों लेयर के उसमें ही आपको जो कोई मेलेनिन होगी, कलर मिलेगा। अब बिलरुबिन आपने सुना होगा, बिलरुबिन भी इसी की वजह से यहीं पर होगा, और इसी की वजह से आपका त्वचा का रंग जो है पीला होने लगेगा आपको बाद में जॉन्डिस में, तो यही वाला होगा। अगर मान लीजिए मेलेनिन नहीं निकल रहा है, तो हमारा रंग जो है सब, मतलब जितना मेलेनिन होगा उतना ही हमारा कलर जो है क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, लेकिन वो फायदा भी है। तो अगर गोरे अधिक होंगे तो इसका मतलब मेलेनिन कम निकल रहा है, लेकिन वो एक अगर मेलेनिन नहीं निकल रहा तो उसका भी निगेटिव इफेक्ट है, जिसको कि बताया कि अभी बीमारी के रूप में है। तो बस इतना समझ लीजिए, इसको 5 लेयर में ये है बेसिक बात। अब आगे 2 लेयर की हम लोग बात करेंगे। इसमें कोई नर्व नहीं है, कोई ब्लड सेल्स नहीं है, तो जब ट्रांसफर हो रहा है तो नीचे जो मेन सेल है बेसेल, बेसेल माने बेस, जैसे बेसमेंट हम लोग नहीं बनाते हैं घरों में, तो बेसमेंट, तो बेसेल सेल है। यही सेल आगे चल के आप ऊपर का जो कम्युनिकेट करना है, नीचे से कम्युनिकेट करना है ना, नर्व नीचे है, रक्त नीचे है, सारी चीजें नीचे हैं, वो कम्युनिकेट करने के लिए ये हमारा बेसेल सेल मेम्ब्रेन आएगी लेयर पूरे में। ठीक है, साधारण शब्दों में। ठीक मैम, आगे चले। जी आगे होता है दूसरा, ये देखिए एपिडर्मिस हो गया अपर वाला लेयर। अब नीचे होता है डर्मिस, इसके नीचे डर्मिस। डर्मिस जो लेयर होते हैं ना, बेसिकली उसका काम क्या होता है, डर्मिस लेयर ऐसे देखिए, अगर आप गूगल में या कहीं देखिए तो 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन अपने यहाँ पे 2 लेयर्स में बताया गया है, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना एपिडर्मिस पे। और ये डर्मिस लेयर जो उसके नीचे जो स्किन है, डर्मिस लेयर थोड़ी मोटी होती है, और बेसिकली डर्मिस लेयर का काम होता है अपने स्टिफनेस देना, शेप देना, न्यूट्रिएंट्स देना, और क्योंकि कलर एंड वो सब उसने दे दिया, अब टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी
और इलास्टिसिटी ये सब देना। जैसे आज सपोज करो ये मेरी फिंगर है, ये जो इसके जो मूवमेंट्स है ये किसके कारण हो पा रहे हैं, क्योंकि एपिडर्मिस जो ये डर्मिस लेयर है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये इसका जो ये जो लेयर है फ्लेक्सिबल, और अगर एकदम ऐसी नहीं है कि ये मतलब ये स्टिफनेस भी दे रही है और फ्लेक्सिबल भी है, स्टिफनेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है। इसने इस तरह एक लेयर बना रखी है ताकि यहाँ से ये ऐसे मूव कर पाए। ये सब जो चीजें कर रही है स्किन को मूव करने का मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में, यह डर्मिस लेयर का काम होता है। अब डर्मिस लेयर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ज्यादा उसकी डीप में बारे में बताया नहीं है, अपन को ज्यादा समझना भी नहीं है। 2 पार्ट्स में बताया गया है। एक होता है रेटिकुलर होता है, रेटिकुलर होती है जो नीचे वाली होती है, और पेपिलरी जो है वो ऊपर वाली होती है। ठीक है, जैसे ये अब ये जो होती है इसमें इधर क्या होता है ना, सारे ब्लड वेसल्स आए हुए हैं। अब हम पहले बात करें पेपिलरी लेयर्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे सारे ब्लड वेसल्स आए हुए हैं जो अंदर से निकले हुए हैं, इन और सब आए हुए हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह जो भी सब कुछ आ रहा है यहीं तक आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमको जो फील होता है वो टच, पेन और टेम्परेचर का फील हमको पेपिलरी लेयर पे होता है। ये पेपिलरी लेयर ऊपर वाली लेयर है, यहाँ से यहाँ तक होती है डर्मिस लेयर, इसके ऊपर हमारी आ जाएगी एपिडर्मिस। तो यहाँ तक नर्व्स वगैरह सब कुछ यहीं तक आ रही है, और यहाँ से यहाँ इसके एंड तक आपको नर्व्स मिलेगी जो एपिडर्मिस को टच कर रही होगी। ठीक है सर, उसकी भी मैंने शायद एक फोटो भेजी थी ना, वो है। दूसरी होती है रेटिकुलर होती है, इसके ये देखिए ये एपिडर्मिस की आपको दिख रही है, ये नीचे डर्मिस होती है। डर्मिस लेयर है ना बहुत अनइवन होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इधर बहुत सारी नर्व्स एंड ऑल सब निकली हुई है ना, इसलिए थोड़ी सी अनइवन टाइप की होती है। दूसरी होती है रेटिकुलर, वो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? ये कनेक्शन होती है नीचे के मसल्स और ऊपर की एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के बीच का जो कनेक्शन है, और वो सब इससे होता है। बेसिकली स्किन का मूवमेंट मसल्स के साथ, मसल्स का इन कोऑर्डिनेशन विद स्किन होगा, तभी मसल्स का या स्किन का अपनी बॉडी का मूवमेंट हो पाएगा। तो ये जो काम होता है ये रेटिकुलर सेल का होता है। ये रेटिकुलर मीन्स नेटवर्क ऑफ नेट का नेटवर्क जो होता है उसको रेटिकुलर बोलते हैं। ये एक रेटिकुलर वर्ड हमने लंग्स में भी पढ़ा था। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देता है। माने होता है जो, देखिए रेटिकुलर सिस्टम का मतलब होता है जो बॉडी को पूरा सुरक्षा प्रदान करती है, वो रेटिकुलर सिस्टम है पूरा। ठीक हो, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बोलते हैं, RES। तो रेटिकुलर सिस्टम का मतलब वो देखिए यहाँ नीचे ब्लड सेल्स भी हैं, यहाँ पर नर्व सेल्स भी हैं आपकी, यहीं पर आपका एडिपोज टिश्यू है माने जो जिसकी वजह से तो मांसल होता है, तो यही वाला है भाग है। और ये टफ होता है, टफ माने रिजिड होता है, ये बहुत मूवमेंट नहीं कर पाता है। मूवमेंट सबसे ऊपर वाली करेगी। वहाँ डेड सेल्स देखिए, नीचे से पूरा देखिए, ऊपर देखिए डेड सेल्स, बिल्कुल लोहे की तरह, जैसे आप पत्थर रखा हुआ है उस तरह रखी हुई है। कोर्नियम है जो वाइटिस, वो कोर्नियम, बिल्कुल आपको कॉर्नियम वाला यही वाला कहलाएगा। दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसिडम है जो व्हाइट की बिल्कुल कलरलेस दिखाई पड़ रही, बिल्कुल व्हाइट टाइप की दिखाई। उसके नीचे आपका स्ट्रेटम क्यूलोजम है, उसके बाद वो स्ट्रेटम बेसल माने बेस में नीचे वाले से जो पहली बार डर्मिस से जो संपर्क में रहती है वो स्ट्रेटम आपका बेसल है, तो बेस वाली। और डर्मिस में आपका सब पूरा इसी के 2 लेयर बना दिया है, एक नीचे की और एक ऊपर की, तो 7 लेयर हो गई। और पूछना किसी को, बताइए पूछिए। ये जो एक सेकंड सर, ये बता देते ना, ये जो क्रीज वगैरह है ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये जो क्रीज वगैरह है ये अपने शरीर के जो क्रीजेस हैं, ये सब जो ये निशान है जिसके कारण हमारा मूवमेंट हो रहा है, ये सब यहीं से शुरू, रेटिकुलर रीजन से ही शुरू हो जाती है, यहीं से हमारा ये सब शुरू होता है। ठीक है, और इसके नीचे होती है सब्क्यूटेनियस टिश्यूज। सब्क्यूटेनियस टिश्यूज के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था पता है आपको? यहाँ पे हमारा फैट एक्यूमुलेट होता है, हमने चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ा था। 50% ऑफ फैट स्किन के नीचे जो होता है वो इधर होता है। अब इधर किसी को कुछ पहले पूछ लो, फिर मैं थोड़ा बहुत जो बाकी डिटेल्स हो बताती हूँ। ये आप लोगों को मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताया जा रहा है, तो यानी कुल लेयर कितनी हो गई आप बताइए, आप लोग कुल लेयर कितनी हो गई?
7 लेयर। 7 हो गई ना? यस सर। मतलब जी। अगर नीचे की 2 लेयर, ऊपर की 5 लेयर को हम लोग करें तो हम 7 लेयर्स की बात कर रहे हैं। और ये हम लोग का कुल मिलाकर के मॉडर्न साइंस कह रहा है, जो 16वीं शताब्दी के बाद की बात है, ठीक है। 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले चरक संहिता में जो लिखा गया है वो आप समझ लीजिए, उसमें 6 परत लिखा है चरक ने, और सुश्रुत में 7 परत बताया है, यानी 7 परत की बात पहले से कर रहे हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने पहला सबसे ऊपर वाली बाहरी परत को उदक धरा कहा है। उदक धरा माने वो जल को धारण करती है, ऊपर वाली को। फिर दूसरी वाली को असरक धरा कहा, ये रक्त को धारण करती है, उन्होंने जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूं। तीसरी को उन्होंने कहा, तीसरी त्वचा को श्वेता कहा, इसमें ल्यूकोडर्मा की उत्पत्ति होती है। तो ल्यूकोडर्मा वाला जो आपका होता है वो इसमें होती है, उन्होंने कहा कि इसमें होती है, तीसरे में। चौथी को उन्होंने ताम्रा नाम बताया, और ये कहा रिंग वर्म और लेप्रोसी की उत्पत्ति इससे होती है। 5वीं को उन्होंने कहा वेदनी, यहाँ फोड़े फुंसी के निर्माण होता है। 6वें को उन्होंने कहा मोटी और गहरी जड़ वाली फुंसियां होती हैं। और सुश्रुत ने 7वीं को मांस धरा कहा है। अब आप समझ लीजिए कि 7 लेयर की बात बहुत पहले चरक संहिता में की जा चुकी थी, जिसको मॉडर्न साइंस ने उसको एपिडर्मिस और डर्मिस में विभाजित किया, डर्मिस में 2 और एपिडर्मिस में 5 लेयर। तो यानी इन सब में मेलानिन हो रहा है या आपको कुष्ठ हो रहा है, तो इन सब की स्किन की जो डिजीजेस होती हैं वो इन्हीं कारणों से होती है कि कोई अपने फंक्शन को ठीक से नहीं कर पा रहा, या कोई सेल कम हो गया, तो 3-4 सेलों की बात की है, उन्हीं सेल में प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए आगे आगे बढ़े। ठीक है। अब आप ये कुछ समझिए, ये जो नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ये सब क्या है? ये अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस मींस का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस का मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब इसके एक्सटेंशंस है, बट इनका थोड़ा सा यूज कम है हेयर्स और नर्व का। ये जो हेयर्स भी है ना, ये एपिडर्मिस से ही प्रोड्यूस होते हैं, और इनके थ्रू ये न्यूट्रिशन ऊपर तक जा रहे हैं। इनमें भी ब्लड वेसल्स, जो इनके जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, हेयर्स आर लिविंग थिंग्स, बिकॉज जब वो हम उसको किसी कारण से टूट जाता तो हमको पेन होता है, दैट मीन्स दे आर लिविंग। तो उनको भी जो ब्लड होता है वो एपिडर्मिस के उस लेयर से ही मिल रहा है बेसिक। और ये भी हम समझ सकते हैं कि उनकी रूट भी एपिडर्मिस पे ही है, डर्मिस पे नहीं है। नहीं, डर्मिस में, एपिडर्मिस नीचे वाली लेयर में, ऊपर वाली में नहीं। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ स्किन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। स्किन की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है प्लेबल, मतलब इजीली मूवेबल, बेंड हो जाती है। देखिए ना, हम स्किन को कैसे भी मूव कर सकते हैं। ऐसे देखिए, मेरी स्किन है, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, हम ऐसे पिंच भी कर सकते हैं, बिकॉज इजीली मूवेबल है, इलास्टिक है। ऐसे खींचा है तो ये खिंच के आ गई है बाहर ना, ये नहीं कि रुक गई है। देखिए, इफ आई एम पिचिंग इट लाइक दिस, ये बाहर आ रही है, दैट इज, इसका मतलब ये इलास्टिक है, इसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है इसमें। रबड़ देखा, रबड़ जैसे स्ट्रेच हो जाता है वैसे थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है। पार्शियली वाटरप्रूफ है, पूरी वाटरप्रूफ नहीं, पार्शियली वाटरप्रूफ क्यों है? मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये जो सेल्स है, क्या नाम है इसका, केटेनोसाइट्स वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ऊपर लेयर में आ रहा है, तो इसलिए पार्शियली वाटरप्रूफ भी हो जाती है। मतलब इसमें पानी थोड़ा सा, अगर हम देखिए, पार्शियली वाटरप्रूफ का मतलब ये हो गया, आप नहाते हो, अपन नहाते हैं तो पानी अंदर नहीं आता ना, वो शेड ऑफ करके बाहर निकल जाता है, बिकॉज हमारी स्किन पानी को उतना एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन अगर आप पार्शियली का रीजन देखो, एक और चीज समझाते हैं, अगर आप नहा रहे हैं तो पानी अंदर नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल में घुस रहे हैं तो आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपको दिखेगा, लगेगा कि स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर ने थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब किया है, इसलिए वो पार्शियली वाटरप्रूफ है। कि अगर ज्यादा देर पानी में रहेगी तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी थोड़ा सा। अब मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। घड़ियां होती है, एक होता है वाटर रेजिस्टेंट, एक होती है वाटरप्रूफ। वाटर रेजिस्टेंट जो होती है वो हाथ वाथ धोने से खराब नहीं होती है, लेकिन अगर उसको पहन के स्विमिंग पूल में घुस जाओगे तो वो खराब हो जाएगी। वही फर्क है बेसिकली। और इट्स अ बेड कंडक्टर, मतलब अगर आप सूखे रहोगे तो आपको सूखे हाथ से अगर टच करोगे तो जल्दी से बिजली का करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप गीले हाथ से टच करोगे तो बिजली का करंट लगेगा। लेकिन आप वही गीले होगे तो करंट, सूखे होगे तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं लगेगा, क्योंकि बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो।
ठीक है। और इसमें जो होता है कंडक्शन अल्ट्रावायलेट, कंडक्शन नहीं होता इसमें। अब सब कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बैड कंडक्टर है, हाँ ठीक है, बैड कंडक्टर है। किसी ने बोला करंट नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वैसे समझा दिया क्योंकि मुझे हाँ, हाँ। कंडक्शन का मतलब नहीं पता था हिंदी में, हम्म। इसीलिए। और इसके जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो 100 NU तक डीप जाती है, लेकिन इंफ्रारेड जो रे है वो मैक्सिमम अंदर तक पेनिट्रेट करना मतलब अंदर तक घुस जाती है। इसलिए हम लोग ज्यादातर, अगर आप देखें कोई इंसान जो ज्यादा दिन धूप में रहता है उसका कलर जो कलर होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। आप सिंपल सी बात है, बच्चों को ही नोट करोगे, जब बच्चे बाहर खेलते ज्यादा है ना, उनकी इतने हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं ना, आप कभी भी उनको देखना, उनका यहाँ का कलर और यहाँ का कलर अलग होता है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस, सन क्यों काला करता है? धूप कुछ काला नहीं करती, धूप की जो अल्ट्रावायलेट और रेड वायलेट रेज होती है ना वो स्किन को काला करती है। तो वो जो है वो उसका इफेक्ट ये तब स्किन के अंदर जा रही, इसीलिए वो इंसान काला होता है, इसी का वो बता रहे हैं। और स्किन का कलर दो कारण से होता है, कंसंट पिगमेंट मेलानिन तो मैंने आपको बताया ही है, और थिननेस ऑफ एपिडर्मिस जहां थिन कम होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना लिप से रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि एपिडर्मिस जो कम थिक है, कम है इधर। डर्मिस की लेयर तो डर्मिस तो देखिए थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि डर्मिस में ब्लड वेसल्स है, वो सब है, उसको तो होना ही पड़ेगा क्योंकि वो नहीं होगी तो ब्लड वेसल्स कैसे है। एपिडर्मिस की थिकनेस चेंज वेरी करती है जगह और जगह पे, और जहाँ पे एपिडर्मिस कम होएगा, जैसे आईलैशेस पे एपिडर्मिस की लेयर थोड़ी कम है तो इसलिए वो सॉफ्ट होता है और थोड़ा डेलिकेट होता है। आंख पे जल्दी से कुछ करोगे, ज्यादा मसलोगे ना, आंखों में सूजन आ जाएगी, सब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एपिडर्मिस की लेयर थोड़ी कम होती है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि कलर इस कारण से है। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, उसमें सीए के हिसाब से कलर का, स्किन को देख के हम क्या डिजीज को अज्यूम करते हैं, ये देखिए ये मॉडल साइंस का है, वो सीए का, उसमें उसके हिसाब से हमने 4 तरीके की डिजीज को एक रफली समझने के लिए कलर्स ऑफ स्किन के बारे में हमने बात करी है, उधर भी आप एक बार देख सकते हैं वीडियो। सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा भी है सबने वो सब। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिगमेंट बिलिरुबिन का जो है ना, उसके कारण मेरे स्किन का कलर का असर आता है। जब तक बिलिरुबिन का कंडीशन की मतलब जो साइकिल है कि प्रोड्यूस होके लीवर के थ्रू बाहर जैसे निकलना है, जब तक निकलता जा रहा है तब तक सब कुछ नॉर्मल है। जॉन्डिस का सबसे पहले पता कहाँ चलता है? नेल्स पे। नेल्स पे इसलिए पता चलता है क्योंकि ब्लड यहाँ पे भी एपिडर्मिस की लेयर कम है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, तो ब्लड में अगर बिलिरुबिन की क्वांटिटी ज्यादा है, आइस के अंदर बिलिरुबिन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो येलोनेस वहां पे, सबसे पहले येलोनेस वहां पे आती है, फिर स्किन पे आती है, क्योंकि स्किन पे एपिडर्मिस की लेयर थोड़ी बड़ी है, बाकी जगह एपिडर्मिस की लेयर बड़ी है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड में बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी, कलर रेड या पिंक से येलोइश हो जाता है। तो डॉक्टर्स हमेशा आंख का कलर और नाखून के कलर देख के जॉन्डिस के बारे में पता कर लेते हैं, बिकॉज जॉन्डिस इज रिलेटेड टू बिलिरुबिन। ठीक है। और अपने थेरेपी के सीए के थेरेपी के हिसाब से कलर्स के बारे में उधर बताया हुआ है। ठीक है। और स्किन का ये पिथ जॉइंट, फिंगर नंबर 1 का पिथ जॉइंट होता है। किसी को कुछ पूछना? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। फील ऑफ द स्किन इज स्वेट और सब्सिक्यूट स्किन ग्लैंड्स के कारण स्किन का फील पता चलता है। क्यों? स्वेट के कारण, अगर बाहर बहुत गर्मी है तो क्या होता है, हम पसीना, हमारे शरीर से पसीना आता है। ये पसीना क्यों आता है? स्किन के से स्वेट ग्लैंड्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी डर्मिस लेयर के नीचे रहते हैं। जब गर्मी ज्यादा होती है तो पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि बाहर गर्मी है, शरीर के अंदर ठंड है, शरीर को उतनी गर्मी सहन नहीं हो रही, तो शरीर को ठंडा करने के लिए हम शरीर अपना पानी बाहर छोड़ते ताकि ऊपर एक ठंडी परत बन जाए और वो गर्मी हमारे पास, वो गर्मी शरीर को इफेक्ट नहीं करे। और एक अगर कहीं गर्मी बहुत ज्यादा गर्म होता तो हम क्या करते होते, पानी छिड़क देते तो वो गर्मी भाप बन के उड़ जाती है ना। इन द सेम वे अगर हमारे शरीर पे गर्मी तेज आ रही है तो हम पानी का लेयर छिड़क देते हैं, मतलब पानी का लेयर स्वेट के थ्रू छिड़क देती है ताकि वो पसीना बन के उड़े और शरीर में वो अंदर वो गर्मी नहीं आ पाए। ये काम स्वेट ग्लैंड्स का होता है, स्वेट ग्लैंड्स से करती है। और ये जो है
सब्क्यूटेनियस ग्लैंड जो होते हैं ये स्वेट ग्लैंड होते हैं, और ये क्या होते हैं ना स्किन के नीचे, मैंने आपको बताया ना सब्क्यूटेनियस ग्लैंड, वहां पे फैट होता है। फैट जो होता है ना वो हीट प्रोड्यूस करता है। ये गर्मी प्रोड्यूस किया पसीने से, हम गर्मी के अगेंस्ट होते हैं। ठंड में ठंड ज्यादा होती है तो यहाँ से फैट के थ्रू गर्मी प्रोड्यूस होती है, तो ज्यादा जो ठंड होती है कुछ लेवल तक हमको सर्दी से ये फैट का जो लेयर होता है वो हमको बचाने में हेल्प करता है। और जहाँ पे पोलर रीजन होते हैं ना वहां पे देखा करो, वहां पे ये फैट ग्लैंड थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि गर्म उनको उनके शरीर में गर्मी प्रोड्यूस करनी होती है ताकि वो ठंड से बचा पाए अपने आप को। ठीक है, आगे किसी कुछ पूछना? हम बात करते हैं आप फंक्शंस ऑफ द स्किन का फंक्शंस क्या है। देखो रिसेप्टर तो है, सबको पता ही है कि ये हमारे सेंस ऑफ टच, फील, टेम्परेचर, हीट, इन सबको सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ये तो हमको सेंसरी ऑर्गन तो हमको सबको पता है, स्किन के बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स है। दूसरा क्या होता है, सिंथेसाइजर ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को सिंथेसाइज नहीं करता है, एक्चुअली विटामिन सी को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ये वो अल्ट्रावायलेट रेज से जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करना होता है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके लीवर और किडनी के हेल्प के थ्रू, एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन इनिशिएट यहाँ से होता है, स्किन से इनिशिएट होके वो अल्टीमेटली हमारा सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी होता है। वो एक प्रोसेस होता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको समझाया कि अगर फैट हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर ठंड होगी तो ज्यादा ठंड में हो गई, राजस्थान साइड के एरिया में हो गई, दिल्ली राजस्थान, और अगर जैसे बॉम्बे साइड के एरिया में होगी तो गर्मी होगी तो स्वेट प्रोड्यूस करेगा ताकि बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में बैलेंसिंग कर पाए। होमोसिंथेसिस का काम में कुछ हद तक, बहुत तो नहीं कर पाता, कुछ हद तक हेल्प करता है, जितना उसकी कैपेबिलिटीज में हो उस हद तक वो हेल्प करने की कोशिश करता है। पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर, पावर को एब्जॉर्ब करता है। एग्जिस्शन ऑफ पावर्स, पावर्स को एग्जिस्शन में मतलब स्वेट को एग्जिट करता है, और हमारा स्वेट को एग्जिट करने में, हीट को एग्जिट करने में, एग्जिट आउट मतलब बाहर छोड़ने में, उसमें हमारी हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स जब बाहर, अगर आप एक समझिए बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है ना, तो अगर हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमको वो सूदिंग लगता है ना, अच्छा लगता है ना कि ठंड में धूप में जाना अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? वो धूप को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? स्किन एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को दे रहा है। और वही हम ठंड में होते हैं, बहुत ठंड और बहुत गर्मी में होते, शाम को बाहर निकलो, हवा अच्छी लगती, ठंडी हवा, क्यों हो रही है? ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कहाँ से ये सेंसेशन जा रही है? ये स्किन को ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन ही तो ये ठंड को एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन के अंदर हमको वो सूदिंगनेस दे रही है। तो ये काम स्किन का होता है। किसी को कुछ पूछना? सर एक बार का तो हो गया। ये मैडम ये पूछना था, ये अल्ट्रावायलेट रेज अप टू 100, ये क्या लिखा है 100 माइक्रोन, माइक्रोन। माइक्रोन। माइक्रोन, माइक्रोन बहुत यूनिक है। हमारी स्किन में 100 माइक्रोन नीचे जाती है वो। हाँ, ओके, 100 माइक्रोन नीचे जाती है, उससे नीचे जाएगी तो ऑर्गन्स को खराब कर देगी ना। तो बहुत कम होता है, माइक्रोन बहुत कम है। ठीक हो गया, बंद करें इसको कि दिखाना, कुछ और दिखाना है? चलिए ठीक, आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए। एक सेकंड सर, एक चीज बोलनी थी। पेपिलरी लेयर्स में जो होता है टच, पेन एंड टेम्परेचर का फीलिंग आता है, और रेटिकुलर लेयर्स में जो होता है ओनली प्रेशर और पेन का आता है। और टच का फील एक और जगह पे जाता था, हमने सिखाया था कि मर्कन सेल्स करते हैं। तो ये तीन सेल्स के अपने अपने अलग अलग रोल्स होते हैं। मतलब देखिए सेंसर्स बहुत सारे स्किन पे 4-5 सेंसर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर और टच पेन का जो होता है वो पेपिलरी लेयर्स में जाता है। टच और प्रेशर और पेन जो होता है वो रेटिकुलर लेयर पे जाता है। टच का पेपिलरी और मर्कल सेल्स पे जाता है। गुड। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ।
अभी तो लोग 2 बार सुनने के बाद कुछ दिमाग में घुसे। हाँ, एक्चुअली पता है थोड़ा स्किन वाला easy टफ है, बस पढ़ना पड़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। terms जो लोग साइंस नहीं पढ़े ना, हाँ, उनको थोड़ी सी दिक्कत Exactly. होती है। उसको बाकी वो लेयर थोड़ा अगर सुनेंगे तो ही ठीक हो पाएगा। उसको प्रतिभा लेयर जी वाइज स्किन को लेयर वाइज पढ़िएगा, लेयर वाइज पढ़िएगा। जैसे मान नीचे वाला पढ़ना हो तो नीचे वाले को पढ़िएगा, फिर उसके बाद एपिडर्मिस पढ़िएगा, ऐसे आपको समझ में आएगा। डर्मिस को अलग पढ़िए, एपिडर और नीचे अगर एक स्टेज समझ लीजिए नीचे से, तो नीचे से आप समझेंगे तो इनर मोस्ट में आपको समझ में। सुपरफिशियल माने हमेशा ऊपर होता है, तो अगर नीचे को पढ़ रहे हैं 2 सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल ऊपर हो गई अपने आप ही। तो इस तरह पढ़िए, फिर उसके बाद उस लेयर को छोड़ दीजिए, फिर एपिडर्मिस में आ जाइए। एपिडर्मिस नेचुरली समझ लीजिए कि ऊपर की स्किन हमेशा जो है शट ऑफ होगी, यानी हमेशा अधिक स्ट्रांग होगी ऊपर वाली, और वही प्रोटेक्शन, सबसे अधिक प्रोटेक्शन तो ये पहले तो ही दे रही है। नीचे वाली ऊपर वाली लचीली होगी, नीचे वाली अंदर वाली लचीली होगी नहीं, वो तो टफ है। ऊपर वाली लचीली होगी क्योंकि इसको काम करना है, मोड़ना है, हाथ ये करना है। तो इसलिए लेयर वाइज पढ़िएगा, नीचे का अलग पढ़िए, ऊपर का अलग पढ़िए, एपिडर्मिस को अलग पढ़िए। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। डर्मिस को जब पढ़िए तो डर्मिस में 2 लेयर, एक नीचे की लेयर और एक सुपरफिशियल लेयर, अपने आप ही लिखा हुआ है। रेटिकुलर माने होता है हमेशा, रेटिकुलर माने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम प्रोटेक्टिव है, तो यानी प्रोटेक्शन के लिए जितने भी नर्व होंगे, ब्लड सेल्स होंगे, सब होंगे, एडिपोज टिश्यू, ये सब प्रोटेक्शन वाले हैं। यही चीजें तय करेंगे तो वो नीचे के लेयर में होंगे। उसके ऊपर की सुपरफिशियल लेयर होगी, इसलिए होगी कि अब इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उसके बाद फिर डेड सेल है। डेड सेल मतलब डेड सेल ना, न्यूक्लियस उसमें धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, अंत में न्यूक्लियस रह ही नहीं जाएगा लास्ट वाली में। तो यानी अब उसको स्ट्रांग होते जाना है। तो इन सब में, और इसीलिए में जर्मिनेटिव लेयर होगी सेकंड ऊपर वाली में। तो जर्मिनेटिव में कोई सेल्स होंगे जो 3-4 सेल जो भी हैं, तो वहीं से कलर आपको आएगा, वहीं पर कोई चीज से नीचे से संपर्क बनाने वाला काम भी वही करेगी। तो बेसेल, स्ट्रेटम, बेसेल, बेसेल को मतलब बेसमेंट, स्ट्रेटम मतलब स्तर, स्ट्रेटम माने स्तर, बेसेल माने बेसमेंट। तो बेसमेंट है, तो बेसमेंट से ऊपर पढ़िए और उस बेसमेंट के नीचे पढ़ लीजिए, बस खत्म। ऐसे पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो वो कंफ्यूजन, क्योंकि इसके शब्द बहुत वो है ना, स्ट्रेटम, बेसेल, स्ट्रेटम, स्पिनोजम, लूसिडम। इस समझ में आके पढ़ना ही महाभारत, ऊपर से ऐसे से टर्म्स और आ जाते हैं सर। है ना, साइंटिफिक है वो, हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं दिमाग मैं में खुद बता रही हूँ, मैंने आज सुबह से 4 बार प्रैक्टिस करी टर्म्स को बोलने की। अब तक तो क्या लिखना पड़ता था, वो आज बोलना पड़ा, तो 4 बार तो खुद ने प्रैक्टिस करी घर में बैठ के कि भैया वर्ड बोला ऐसे जाएगा। और उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने जैसे पढ़ा बाद में, तो हमने स्ट्रेटम बेसेल को हमने कहा बेसमेंट, तो अपनी समझ है। स्ट्रेटम बेसेल माने बेसमेंट, रिलेट करके याद करेंगे जल्दी याद। ऐसे करके आप दो नीचे की लेयर अलग पढ़िए, ऊपर की लेयर अलग पढ़िए, और भी क्लियर हो जाएगा। और वीडियोस को 3-4 बार देखिए, सब कुछ मतलब मैं बता रही हूँ, वीडियोस को देखने से मैं तो पता खुद भी ये करती हूँ, खाना बनाते वक्त वीडियो चलता रहता है, सुनती रहती हूँ, याद हो जाता है सब कुछ। मिलेगा आपको, पिछली बार भी मिलेगा, आप पुराने वीडियो मैं भी अभी यही कर रही हूँ। अब लेडीज को टाइम तो मिलता नहीं पढ़ने का, हम तो वीडियो ही चलते रहते हैं हमारे, तो वही सुनते रहते हैं हम दिन भर बस। इसमें 3 ही 4 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो पूछते हैं मिलेनिन कहाँ मिलेगा, बिलरुबिन कहाँ मिलेगा, जो क्वेश्चंस आते हैं, बिलरुबिन कहाँ मिलेगा, मिलेनिन कहाँ मिलेगा, स्पिनोजा में मिलेगा, बेसेल में मिलेगा, किसमें मिलेगा, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। तो जर्मिनेटिव मिलेगा कि हॉर्नी माने समझ, हॉर्नी माने हॉर्न माने सींग माने टफ, सींग माने टफ, हॉर्नी जोन मतलब हार्ड हो गया ना, सींग मतलब स्किन, हॉर्नी जोन। जर्मिनेटिंग जोन माने कोई चीज जर्मिनेट कर रही है, कोई चीज बन रही है, जर्मिनेशन, जैसे मतलब कहते हैं ना जर्मिनेट हो गया, तो वो जर्मिनेशन। और ऊपर वाले हॉर्नी जोन, तो हॉर्नी जोन मतलब टफ जोन, हॉर्न की तरह, सींगों वाली, सींग जैसे टफ होती है वैसे।
तो इसलिए ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे और उत्तर तब क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे और इसको, इन शब्दों को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसेल का अर्थ क्या है, जर्मिनेटिव का। सुपरफिशियल हमेशा मान होता है ऊपर, तो अगर नीचे वाले पढ़िएगा सुपरफिशियल तो नीचे वाले की ऊपर वाली, नीचे वाली जो सतह है डर्मिस, उसके ऊपर वाली लेयर सुपरफिशियल हो जाएगी, नीचे वाली दूसरी हो जाएगी। तो जहां जहां सुपरफिशियल का शब्द का इस्तेमाल है वहां ऊपर की स्किन है। सर एक चीज बोलनी थी, देखिए अब ये आउट ऑफ कोर्स है बट एक बात बता रही थी, सिंपल सी बात बता रही है। जब क्लास शुरू की थी आपके सामने मेरी को सर्दी इतनी तेज थी मैं बोल नहीं पा रही थी, आप लोगों ने सबने देखा था। उस क्लास के बीच में मैंने मेरे बेटे से बोला था बेटा ब्लैक कलर दे, मैंने Li4 पे ब्लैक कलर लगाया था, AD पे ब्लैक कलर लगाया था उस वक्त, और अभी मेरी हालत देखिए आपके सामने है। ये बस मैं आपको इसलिए बता रही थी कि हम जो थेरेपी कर रहे हैं उसका इफेक्ट अभी आपके सामने मैं आपको दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, एडी मेरिडियन को बहुत यूज करिए। एडी मेरिडियन बहुत चीजों में सहायता करेगी आपको। बहुत चीज एलर्जी है, आप एलर्जेंट को हम लोग जान ही नहीं पाते, डॉक्टर कोई रिसर्च कोई टेस्ट नहीं कर बता पाते, कहते इतने इंजेक्शन लगेंगे तब तय होगा, इतने टेस्ट होंगे तब तय होगा कि क्या है, तो वो तय नहीं कर पाते। डॉक्टर वॉल ने लिखा है कि कोई भी पराग का कण, अब वो पराग तो घूम रहा है, पराग में जो फूलों में होता है वो तो घूम रहा है, कोई जो रुई का वो रेशा वो घूम रहा है, आप क्या मालूम, कोई बतख के जो है उसके पंख कोई घूम रहे हैं, इनसे कोई हवा कोई वो सब प्रभावित हो रहा है, वो आप उसी को नाक के माध्यम से ले रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि एलर्जेंट इसमें है, वो जा रहा है। तो अल्टीमेटली एलर्जी बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसको उसमें देखिएगा पढ़िएगा पूरा, आपको लगेगा कि सब जगह तो एलर्जी है, तो उसको वो पॉइंट जब भी आपको थोड़ा सा लगे जी। एक ना लास्ट टाइम आपकी क्लास सुनी थी लास्ट सेमेस्टर में ही, तो वो एलर्जी वाली एलर्जी मेरिडियन का ही सुन लिया था बाई चांस, वो लगाया मैंने किसी और पर्पज से था, एलर्जी मेरिडियन चल रही थी तो मैंने सुना, उससे क्या हुआ कि मैंने भी ये पॉइंट लगाने शुरू कर दिए थे यहाँ पे। तो मेरी स्किन में जो एलर्जी थी ना, मुझे बहुत ज्यादा खारिश होती थी, तो वो काफी हद तक कम हो गया। तो मतलब काफी टाइम में लगातार लगाती रही, अब बीच बीच में जब याद आ जाता है तब लगा लेती हूँ तो मतलब वो उससे काफी मतलब मुझे फर्क पड़ गया, क्योंकि उसी बिल्कुल टाइम में फर्क वो पड़ेगा। टेस्ट कराया था तो मतलब मेरा एलर्जी निकल आया था, हाई लेवल हाई था उसमें, तो मतलब डबल था जैसे। तो अब मुझे मतलब काफी कम हो गई है, लेकिन अब मैं फिर सोच रही हूँ कि रेगुलर लगाऊं तो जो रह गई है वो भी निकल जाए। हाँ हाँ, लगाइए लगाइए उसको, एडी मेरिडियन बहुत बढ़िया है, और सिंगल पॉइंट लगा लीजिए तो भी काम चलेगा, और उसी हाँ सिंगल पॉइंट लगाए तब भी काम तो चलेगा। सिंगल पॉइंट से किया है काम, आज तो आपके सामने है। और लिम्फ मेरिडियन को मत भूलिए, बहुत बड़ा रामबाण है लिम्फ मेरिडियन। लिम्फ मेरिडियन को लगाइए, इवन आंखों के लिए यूज करिए Ly2A, दांतों के लिए, नाक के लिए, नेसल के, सबके लिए लिम्फ मेरिडियन को यूज करिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कई तो सर जादू की तरह काम करते हैं पॉइंट। बिल्कुल, तो इसलिए उसको भूलिए नहीं, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर, इसको हम लोग यूटिलाइज करें तभी जब हम लोग इसके पॉइंट को लगा। इवन आप एडी मेरिडियन को हार्ट मामलों में भी यूज करते हैं। अब हम लोग उसको पूरा इसीलिए कहता हूँ, नाम याद रखिए, एलर्जी एंड वैस्कुलर डीजेनरेशन मेरिडियन उसका नाम ही है। हम लोग उसको एलर्जी मेरिडियन के छोड़ देते हैं, एलर्जी एंड वैस्कुलर डीजेनरेशन। वैस्कुलर सर माने वेरिकोस में यूज कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कौन सा पॉइंट होगा वेरिकोस वेन्स के लिए? वो भाई AD1B लगाओ ना, अच्छा यही सेफ्टी पॉइंट, यही और नीचे वाला पॉइंट नंबर 1 होगा, AD1 होगा, नीचे वाला पॉइंट तो बताइए सर, मुझे अंदर से बहुत ठंड सी लगती है, पता नहीं क्यों, कई बार नॉर्मल हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा लगती है। इसमें पूरी बॉडी में सर कान में, ठंड की फीलिंग होती है सर। कान में नहीं सर, पूरी बॉडी में। तो किडनी वाला देख, किडनी वाला पॉइंट लगाए सर हॉट फ्लैशेस नहीं है क्या? हैं? हॉट फ्लैशेस जो होता है वो नहीं है क्या? हॉट फ्लैशेस करके जो बोलते हैं,
ठंड ये- लगेगी, फिर अचानक से गर्मी लग जाती है, फिर ठंड लगती है। हॉट गर्मी फ्लैशेस नहीं बोलते हैं लगती ना। है। जैसे ये- आज मौसम काफी ठंडा है तो मुझे मतलब आज फीलिंग हो रही है कि थोड़ा अंदर से ठंडा फील हो रहा है। अब वो तो बाहर सभी को लग नहीं रहा, लग आज तो सभी लग रहा, वैसे ठंडा में ठंडा दो- लगेगी, लेकिन सर किडनी दोनों सर है दोनों इंडेक्स फिंगर पे रेड कलर की वो लाइन, तो उससे नहीं मैम, सर्दी कम हो वो भी जाएगी। नहीं, वो भी मैंने लगाई थी मैम। उससे मतलब टाइम भी जैसे अभी जैसे मॉर्निंग में लगाई थी थोड़ी देर कम हो गई, लेकिन ज्ञान डेफिशिएंसी होगी, एज फैक्टर, ज्ञान एज एज डेफिशिएंसी एज होगी ना। बताइए, एज बताइए किडनी यांग हार्ट कर बीट सकते हैं तो ना नहीं है, सर। हार्ट बीट तो नहीं है। एज एज 62 सर, है। 62 62। हाँ तो वो जो तो किडनी पता यांग पूरा बहती बोल रहे हैं ना, आप दो दो काम करिए, आप किडनी के पॉइंट वो चोंगमो और रेनमो दो लगाइए, पहले रेनमो लगाइए, फिर दोनों लगा लीजिए, रेनमो चोंगमो, चोनमो सर, और दूसरा रेनमो एंड चोंगमो, ओके सर। ट्रिटाई 6 सर। ये किडनी एडी 1 यहाँ लगेगा ना। हाँ एडी, हाँ लोकेशन तुम्हारे पास उसमें देखो, सर यहाँ तो नाखून के ऊपर दिखाया, बट मेरे हिसाब से तो यही होएगा, नहीं, यिंग यांग वो बॉर्डर पे नहीं, आता है। नाखून के ऊपर मतलब ऐसा है ना, जो नाखून के ऊपर दिखा रहे हैं वो वाद ज्वाइंट के ऊपर है, मतलब वो ये वाद यिंग ज्वाइंट, यांग नहीं, यिंग यांग बॉर्डर पे ही आएगा, हाँ और क्या, है ना, वही तो। बॉर्डर तो हमेशा वही आएगा, लेकिन वो लोकेशन जो है, हाँ वो लोकेशन उसके ऊपर आएगी। हाँ जस्ट वही नाखून यही के तो हुआ नीचे, फर्स्ट ज्वाइंट। जस्ट नाखून के नीचे, ये इस जगह पर यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, यिंग यांग बॉर्डर साइड तो में यहाँ आएगा, होगा। साइड में इन यांग बॉर्डर, इंडियन ये हुआ बॉर्डर ना, पे आएगा, जस्ट नाखून के नीचे, हड्डी हाँ पर, हड्डी पर। हड्डी अच्छा पर, समझ गई, हाँ समझ हड्डी गई, पर यहाँ आएगा, हड्डी पर यहाँ आएगा, आ गया। लेकिन हड्डी वो पर आएगा। जो वाद ज्वाइंट के ऊपर आएगा बस। हाँ ठीक है, समझ गई, समझ गई। तो ठीक है, तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, पढ़ करके, ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करके, ज्ञान को अपने अंदर लेकर के, और बाहर जो जिसको बाहर देना है किसी को, उसको भी ट्रांसफर करके, बिना ट्रांसफर किए ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ऐसा मत समझिए, ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, दूसरे का लेना पड़ेगा, तो अपना भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, केवल अब लेने से काम नहीं बनेगा, देना भी पड़ेगा। तो जब देंगे और लेंगे ज्ञान, तभी ज्ञान बढ़ेगा, और पल्लवित और पुष्पित होता है, उससे शब्द जो है वही है, पल्लवित होता है, पल्लव निकलते हैं, पुष्पित माने पुष्प निकलते हैं, तो पत्तियां निकलेंगी, और पत्तियां जब निकलेगी तो हमारी थेरेपी बढ़ जाएगी। और हम लोग सब जानते हैं कि खेमका सर के सपने क्या है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का थैंक्स मैडम। थैंक यू मैडम सर।